बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत और यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर से हम अपना शो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक और शो में मेरा साथ देंगी नजफ राजा। दुनिया भर की दिलचस्प खबरों, तबसरों और तजियों से सजा हुआ एक और शो लेकर हम आ चुके हैं नाजरीन, और आप भी चाय का कप थाम लीजिए। एग्जैक्टली। और एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, स्पोर्ट्स, शोबिज और हेल्थ टिप्स के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो सफ़र में हमारा साथ दीजिएगा। आप भी अपनी राय और तजावीज़, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाइक एंड फॉलो कीजिए, जिसके बाद ना सिर्फ आप हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स को रिपीट पर देख सकेंगे, बल्कि प्रोग्राम में अगर कोई तब्दीली चाहते हैं या किसी ख़ास मौजू से मुताल्लिक आप जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अभी हम बढ़ते हैं मौसम की सूरत हाल की जानिब। और गर्मी बहुत शदीद है, जिसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। तो नजफ बताइएगा, गर्मी कोई नरमी दिखाने वाली? ये तो ज़रा आपने बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। आइए आपको मौसम की तफसीलात से आगाह करते हैं थ्रू डिटेल्स और स्क्रीन। मुल्क भर में मौसम निराले रंग दिखा रहा है। मुल्क के जुनूबी हिस्सों में हीट वेव के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और टेम्परेचर मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। मगर बलाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने 11 अप्रैल तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब नजर डालते हैं श्रीनगर पर। वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 24 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आजाद कश्मीर भर में 11 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, सवात, दीर समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 42 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, जेहलम, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के है। किसान महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर अपने मामला तरतीब दे सकते हैं। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में मौसम गर्म रहेगा। बारखान समेत कुछ इलाकों में बारिश हुई है। दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन और योब समेत दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में सूरज अभी से कहर ढाने लगा है। और बात करें दादू की तो दादू में पारा
47 डिग्री को छू गया है। कराची में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 44 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर अगर हम मौसम की बात करें तो सूरत हाल संगीन दिखाई देती है। अप्रैल से ही गर्मी बढ़ने लगी है। मुल्क के मैदानी इलाके खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हीट वेव का खदशा भी ऐसे में जाहिर किया जा रहा है और ये पेशगोइयाँ भी हो रही हैं कि रवामा दर्जा हरारत में मामूल से ज़्यादा 4 से 7 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। और आइंदा दिनों में मौसम क्या सूरत हाल इख्तियार करने वाला है, इसी पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे कि अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी और कई इलाकों में टेम्परेचर 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ओवरऑल तो अप्रैल और मई जो हैं वो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं, जब हम विंटर से जो है समर की तरफ जा रहे होते हैं। अप्रैल में ऐसा जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर राइज नहीं करते, तो अनयूजुअल टेम्परेचर राइज हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया की सूरत हाल है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमारे रीजन में भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास हम देख रहे हैं कि अप्रैल में इस सीज़न में अनयूजुअली टेम्परेचर्स जो हैं वो हाई हैं, ज़्यादा हैं। लेकिन अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, जिसमें ज़्यादातर पुरथवार का रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में शाम या रात के औकात में अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान है, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में तो टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक रहेंगे। सिंध के कुछ इलाकों में, जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में जो शाम या रात के वक्त जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, आंधी है, अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से ज़हीर साहब, आपने बारिशों के हवाले से बात की, आप हमें आंधी के बारे में भी बता रहे हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी किन इलाकों में हीट वेव का खदशा है, स्पेसिफिकली थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइएगा, और टेम्परेचर में मजीद कितना इजाफा हो सकता है, इस बारे में भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा है कि जो पंजाब के ज़्यादातर अपर पार्ट्स हैं उनमें तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव्स नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब के जो पोठार के रीजन हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, इनमें भी टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल के करीब रहेंगे। कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में टेम्परेचर्स जो हैं वो अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो है वो मामूल के करीब रहेंगे। लेकिन जो पंजाब के जनूबी इलाके हैं, जिसमें मुल्तान है, भावलपुर है, भावलनगर है, इन तमाम इलाकों में जो टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान इसमें गुड न्यूज़ ये है कि शाम या रात के वक्त आंधी और झकड़ चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो हैं, जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो शाम के औकात में काफ़ी हद तक मुतदिल हो जाएंगे। इसी तरह जो सिंध के जो बालाई हिस्से हैं उनके अंदर भी जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो करंट वीक के अंदर जो है वो ज़्यादा रहेंगे। बलूचिस्तान के जो ज़्यादातर इलाके हैं, जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनमें तो ऐसा कोई इतनी सिग्निफिकेंट हीट वेव नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के जो सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से जो है वो बढ़े होंगे। अच्छा ज़हीर साहब, बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला आपने भी इस पर बात की, कब तक जारी रहने वाला है और आइंदा दिनों में क्या पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में बारिश का कोई इम्कान है? और ये जिस तरह आपने बात की, ये भी बता दीजिएगा कि ग्लोबली जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो फिर अब मौसम बहार की उम्मीद हम छोड़ दें कि डायरेक्ट हम सर्दी से गर्मी में ही आएंगे? देखिए, ओवरऑल तो अभी हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के इलाका है या पुरथवार के रीजन है, इनमें अगले 2 या 3 रोज़ के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह कश्मीर के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, इनमें 2 या 3 रोज़ ऑलमोस्ट 11 तारीख तक जो है वो ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस हैं, जिसके अंदर डस्ट स्टॉर्म वगैरह भी हैं और बाज़ मकामात पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे यालाबारी की भी तवक्को है। जी ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम एक टेम्परेचर जो रेजीम जो है उसके अंदर चेंज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि वो सडन टेम्परेचर चेंजेस हम पिछले चंद सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
इसी तरह हमारे रीजन में भी, पाकिस्तान के अंदर भी हम चंद सालों से देख रहे हैं कि एकदम टेम्परेचर जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लोज टू हाइज। तो ये टेम्परेचर चेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक पैटर्न है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स ये सिग्निफिकेंट टेम्परेचर शिफ्ट जो है वो हम एक्सपीरियंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, हमें ये भी बताइए कि हीट वेव के खदशात के पेश नज़र किन इदारों को अलर्ट जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ बढ़ती हुई गर्मी की आपने जिक्र किया, एनवायरनमेंट में बहुत तब्दीली आई है, तो आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ओवरऑल तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, और वो लोग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन तमाम को ये मैसेजेस और पैगाम पहुंच गए हुए हैं, और उस हवाले से वो जो मेजर्स भी हैं वो ले रहे हैं, और लोगों को वो आगाही की मुहिम भी उन्होंने चलाई हुई है। तो ओवरऑल लोगों को चाहिए कि जब भी आप जब हवा गर्मी की सूरत हाल ज़्यादा शदीद होनी शुरू हो जाए, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए, तो अवॉइड करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अपने जो स्केड्यूल है पूरे दिन को उस तरह मेंटेन करने की कोशिश करें कि आपको कम से कम जो है वो तेज धूप या बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत बेहतरीन आपने पैगाम दिया है ज़हीर साहब। और जिन इलाकों में हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है और इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है, शहरियों की भी चाहिए कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपना शेड्यूल इस अकॉर्डिंग मैनेज करें कि आपको ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलना पड़े। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं कुछ मुल्की हालात की। तो इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जारी है, जिसमें अमरीका, चीन, यूरोप समेत मुतादिद मुल्कों के सरमायाकारों ने शिरकत की है। इस मौके पर कई शोबों में MOUs और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने भी फोरम से खिताब किया और बताया कि पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं, अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी फोरम से खिताब किया और कहा है कि यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। पाक फौज अपने शराकत दारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत और तालीम के लिए भेज रहे हैं, जिसका मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। एक तरफ तो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी कशीदगी अरूज पर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर विफाक से दस्तो गिरेबां है। कराची की अगर हम बात करें तो वहां पर MQM से एक सियासी जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी और MQM इल्जामात की बौछार कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार किया है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से कराची एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ गया है। हमने बदअमनी को रोका हुआ है। अगर यहाँ भड़कने वाली चिंगारियां बारूद तक पहुंची तो शहर खाक और खून हो जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने भी भरपूर जवाबी वार किया और MQM की बयानबाजी को कराची में इंतशार फैलाने की कोशिश करार दिया है और दो टोक अल्फाज में वाज़ेह, सिंध हुकूमत किसी सूरत कराची को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइए कि MQM पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि सूबाई हुकूमत की पॉलिसी से कराची एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ गया है और हमने बदअमनी को रोका हुआ है। सूबाई हुकूमत क्यों कराची में बदअमनी फैलाना चाहती है? कोई भी जो हुकूमत है, जो बरसर इक़्तिदार है, वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि हालात ख़राब हों, हालात कशीदा हों। वो हमेशा ये चाहेंगे कि अवाम में अफ़ाम तफ़हीम हो, हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक चलें। जो अपोजिशन की जमातें होती है, जिनको तनकीद बराए तनकीद सियासत करनी होती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू तलाश कर रहे होते हैं ताकि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकें। तो मेरा अपना मानना ये है कि MQM जो है, जिसका माजी ख़ुद इन खौफनाक चीज़ों से भरा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, मनफी सियासत करने के लिए ये तनकीद बराए तनकीद कर रही है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि एक ज़माने में जब कराची के अंदर पहिया जाम हड़ताल होना मामूल थी, भत्ताखोरी हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, टारगेट किलिंग हो, या टेररिज्म के वाक़यात हों, ये एक मामूल बन गए थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात कराची शहर में आपको
नज़र नहीं आते, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी हिकमत अमली थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से हम अपने शहर को देरपा अमन देने में कामयाब हुए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये अमन की सिचुएशन हमेशा कायम रहेगी। बिल्कुल ठीक मुर्तज़ा साहब, आपने बड़े प्रिसाइजली चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि MQM टैंकर्स और डैम्पर्स को वजह बनाकर नफ़रत पैदा कर रही है। हुकूमत क्यों डैम्पर्स और टैंकर्स के ख़िलाफ़ कोई वाज़े कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है और सियासी मुखालफीन को सियासत का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सिंध हुकूमत या हमारी इंतज़ामिया जो है इन डंपर्स के ख़िलाफ़, टैंकर्स के ख़िलाफ़ या ट्रक्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये कार्रवाई तवातुर के साथ चल रही है और जितने भी ये बदकिस्मत वाक़यात हुए हैं उसके अंदर ना सिर्फ उस डंपर को, उस ट्रक को कॉन्फिस्केट किया गया, बट उसके साथ साथ जो उसका ड्राइवर था उसको गिरफ़्तार किया गया। जो कानूनी चाराजोई करने की ज़रूरत थी वो कानूनी चाराजोई की जा रही है। मैं आपको एग्जैक्ट FIR बता सकता हूँ, शायद कई सौ FIRs पिछले 1 साल में कराची शहर में इन हादसात के हवाले से कटी है। MQM इस पे सियासत इस तरह करने की कोशिश कर रही है कि उनको कोई मौका चाहिए बात करने का, बिकॉज़ उनके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू तो है नहीं, उनके पास कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए चीज़ तो है नहीं, तो वो यहाँ पे लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा है कि जिनके प्यारों की जान गई है वो तकलीफ़ में हैं, उनके लिए उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन एज़ पॉलिसी मेकर्स, एज़ गवर्नमेंट हमारा काम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एड्रेस करना नहीं होता। हमारा काम वो मजबूत हिकमत अमली बनाना है जिसके तहत मुस्तक़बिल में इस तरह के काम ना हो पाएँ। तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध तवातुर के साथ, वज़ीर दाखिला हों, हमारे मुख्तलिफ वज़रा हों, मैं बहैसियत मेयर हूँ, हम सब के सब इस टारगेट के ऊपर चल रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, ये जो बिगाड़ आया हुआ है, इस बिगाड़ को एड्रेस करें। साहब, अगर हम बात करें तो MQM खाली इल्ज़ामात नहीं लगा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, बल्कि कराची की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। गवर्नर की जानिब से भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया और 100 अरब रुपए मांग लिए। आप कितने पुरुमीद हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची की तरक्की के लिए ये रकम मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं माजी पर नज़र डालूं तो मुझे कोई इतनी ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। तो वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से आपको पता है कि जो भी माजी में वज़राए आज़म आए उनकी प्रायोरिटी कराची शहर नहीं रहा। ये गवर्नर सिंध ने ऑफ़र की, एक पेशकश की मुझे, एक अपने मीडिया इवेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऑफ़र की कि जी मेयर साहब मेरे पास आ जाएं और जो इख्तियारात चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो मैं उनको दे दूँगा बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के। तो मेरे ख़्याल में वो बयानबाजी कर रहे थे, मैंने उस बयान को पकड़ लिया और मैंने कहा जी ये वो 100 अरब की स्कीमें हैं जो कि वफाक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इसके लिए वफाकी हुकूमत से मुझे फ़ंड्स दिलाएं। मुझे बखूबी इस बात का अंदाज़ा था कि गवर्नर साहब वफाक को रुजू बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं इस बात पर मुतमईन नहीं होऊंगा कि उन्होंने ख़त लिख दिया और उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। उनका काम अभी आधा हुआ है। काम उनका मुकम्मल तब होगा जब पूरे के पूरे 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में मुंतकिल होंगे और हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएंगे जिसका हमने आवाम से वादा किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने शामिल किए हैं जो कि हैवी ट्रैफिक को शहर के बाहर से निकालने में हम कामयाब हो पाएंगे। जो हमारा नॉर्दर्न बाईपास का हाईवे है या लियारी एक्सप्रेस वे या शारा भुट्टो से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस वे है, उसको हम कंप्लीट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंशाअल्लाह दुआ है मेरी कि गवर्नर साहब ने जो वादा किया था उस वादे को वो पूरा करेंगे और वज़ीर आज़म साहब, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह कल परसों तक मेरे अकाउंट में, KMC के अकाउंट में वो पैसे मुंतकिल करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा साहब, अगर हम किनाल्स की बात करें तो वफाक और पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अभी आमने सामने नज़र आ रही। पीपल्स पार्टी ने धमकी लगा दी है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो वफाक बजट में वोट नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि धमकियों से किनाल्स का ये जो मंसूबा है रुक जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उसका एक दस्तूर है जिसके तहत वो चलती है। उसके मंशूर का महवर है आवाम के इशूज़ को उजागर करना, आवाम की सियासत करना। और हमने अपने माजी के किरदार से साबित किया है कि जहाँ जहाँ आवाम को मसाइल दरपेश थे, हमने बहुत ही
प्रोएक्टिवली, विसिफरसली, क्लैरिटी के साथ अवाम का मुकदमा लड़ा। और कालाबाग डैम आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की काविशों से, जिसके ऊपर ना सिर्फ सूबा सिंध को बल्कि बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को एतराज़ात थे, हम उसको रुकवाने में कामयाब हुए थे। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में नहीं था, पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के मफाद में नहीं था। सिमिलरली हम ये समझते हैं कि जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है, जो कि पीपल्स पार्टी ने साइन नहीं किया था, उस वक्त सिंध की हुकूमत जाम सादिक अली साहब के पास थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसकी इत्तहादी थी, सूबे में भी और वफाक में भी। उस ज़माने में ये एक मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड 1991 का साइन हुआ था। उसके तनाज़े के बावजूद हमारा ये मानना है कि आज भी हमें उस 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे घरेलू सार्फिन को नुकसान है, हमारे सनती सार्फिन को नुकसान है और हमारे ज़रई सार्फिन को नुकसान है। हमारे सूबे की तकरीबन कुछ 70% जो आबादी है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ज़राअत के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि माजी में हमारे साथ इस तरह का सलूक हुआ है जिसमें हम अपनी रिजर्वेशंस को बार बार शो करते हैं ना। उस रिजर्वेशन को कीपिंग दैट इन माइंड हम ये समझते हैं अगर मज़ीद 6 कनाल्स दरियाए सिंध के ऊपर बना ली जाएंगी तो और मज़ीद पानी सूबा सिंध का कम होगा और सूबा सिंध की आवाम को मज़ीद उनकी पानी की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। तो हम इस हवाले से पिछले साल से गालिबन पहला ख़त वज़ीर आला सिंध ने 8 जून 2024 को लिखा था वफाकी हुकूमत को, तवातुर के साथ लिखते आए हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने कन्वे किया है। और मैं बिल्कुल सही, आप ज़िमन में कोशिशें कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख रहे हैं। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कैनाल्स के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद तो जमा करा दी गई है, लेकिन नून लीग और MQM ने साफ अल्फाज में कह दिए कि इस करारदाद की वो हरगिज़ हिमायत नहीं करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM के बगैर ये करारदाद मंजूर करा सकेगी? नेचुरली अददी अक्सरियत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, तो हम वो करारदाद मंजूर नहीं करा पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम नून लीग को भी ये सोचना चाहिए, उनके पास भी अददी अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर। तो अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे, हम साथ बैठें, गुफ्तगू करें, कायल करें एक दूसरे को। अगर वो कहते हैं कि उनके पास पानी मौजूद है तो सबसे पहले उनको लाहौर हाई कोर्ट को जाके सेटिस्फाई करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिंध के मुख्तलिफ अजला का बिलावल साहब के साथ दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि सिंध की आवाम क्यों सरापा एहतजाज है, उनके जो एतराज़ात हैं, उनके रिजर्वेशन हैं, उनको सुनना चाहिए और फिर उनको कायल करने की कोशिश करनी चाहिए अगर उनका केस इतना मजबूत है। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि MQM जो है वो एक परमानेंट हुकूमत की जमात है। जो हुकूमत कहती है MQM वही करने में बिलीव करती है। मेरा सवाल है कि MQM तो सियासत करती है कराची और हैदराबाद की। अगर सिंध की आवाम ये कह रही है और सिंध की आवाम में नेचुरली कराची हैदराबाद शामिल है, अगर लाड़काना पानी नहीं पहुंचेगा, अगर मीरपुर ख़ास पानी नहीं पहुंचेगा तो हैदराबाद कराची कैसे पानी पहुंचेगा? अगर पानी की कमी सक्खर में महसूस होती है, घोटकी में महसूस होती है, दादू में महसूस होती है, तो वही कमी कराची और हैदराबाद में भी महसूस की जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि MQM वाले क्यों कराची वालों का मुकदमा या हैदराबाद वालों का मुकदमा वफाकी हुकूमत के सामने नहीं रख रही, उनकी क्या मजबूरी है। तो MQM मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने माजी में जो स्टेटमेंट दिए थे वो मुस्बित थे कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दूर करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे एतराज़ात हैं और हम उन एतराज़ात के ऊपर खड़े हुए हैं, बिकॉज वफाकी हुकूमत अभी तक हमें कायल नहीं कर पाई है और शायद इसी वजह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पिछले 1.25 साल में अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहे थे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि MQM बड़ा टफ टाइम दे रही है पीपल्स पार्टी को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, इल्ज़ाम लग रहे हैं दोनों जानिब से, और दूसरी जानिब वफाक के साथ भी पीपल्स पार्टी का जो मामला वो भी खासा सरगर्म है कैनाल्स को लेकर। तो अब देखना ये कि किस तरह मुफाहमत के साथ एक मेज़ पर बैठ कर इन तमाम तर मसाइल का हल निकाल लिया जाता है और जो हुकूमत का जो सिलसिला है ये यूं ही रवा दवा रहे ताकि आगे बजट भी आना है, फिर पीपल्स पार्टी भी नून लीग को सपोर्ट कर सके। तो अब देखना ये कि इसका क्या हल निकलता है और ये मामला किस जानिब जाता है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि एक इंसान के बदलने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात गलत साबित कर देते हैं। हमारी अगली
मेहमान जो हैं वो ऐसी ही शख्सियत है, बाहिम्मत शख्सियत और गैर मामूली खातून है जिन्होंने ना दौलत देखी ना शोहरत की तमन्ना की, बस दिल में एक लगन थी कि जो बच्चे तालीम से महरूम हैं उनके हाथ में कलम हो, किताब हो, उनका भी मुस्तकबिल रोशन हो। आज से 23 साल पहले जब हम रोज़मर्रा के कचरे को बेसोचे समझे कूड़ेदान की नज़र कर देते थे, उस वक्त लाहौर की ये बाहिम्मत खातून खामोशी से एक ऐसा ख्वाब बुन रही थी जो आज हज़ारों बच्चों की तकदीर बदल चुका है। उन्होंने जब अपने घर के एक छोटे से कमरे में आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी तो शायद उस वक्त किसी ने यह तसव्वुर भी ना किया हो कि हमारे घरों में मौजूद सूखा कूड़ा एक दिन इल्म का चिराग जलाने का जरिया बनेगा। तो आइए नाजरीन, मुलाकात करते हैं समाजी कारकुन रुबीना शकील साहिबा से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने मायूसियों के अंधेरे में उम्मीद का चिराग रोशन किया। रुबीना जी, आपको सुनो पाकिस्तान में हम खुशामदीद कहते हैं। आपकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मुतासिर कुन है। हमें ये बताइए कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये जो सूखा कूड़ा है इसको बेचकर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त ये करने का ख्याल आपको कैसे आया और क्या ये इनफ है? जी, ये रुबीना शकील मेरा नाम है। आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है। आज से 23 साल पहले 1 जनवरी 2003 का दिन था। सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं बहुत अरसे से ये सोच रही थी जो हमारे मुलाजिम का बच्चा है वो मुलाजिम ही क्यों बन जाता है, क्योंकि जिस घर में शादी होके आई थी वहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची देखी और वही 22 साल के अंदर वहाँ तक पहुँच गई कि वो दोबारा अपनी माँ के साथ खड़ी हुई काम कर रही थी। तो ये बात बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि क्यों आखिर ये क्यों वही बन रहा है, इसे भी तो ज़िंदगी एक अच्छी मिलनी चाहिए। और वो मैंने महसूस किया कि मालकान जो नौकरों के बच्चे हैं, मुलाजमों, खिदमत गुजारों के बच्चों को स्कूल में डालते हैं, हर अमीर बंदा डालता है, बैग किताब यूनिफॉर्म लेके देता है, लेकिन होता यह है कि वो स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं कर पाता। वो कहता है यार मैंने एक दो सब कुछ ले दिया ना, अब तुम इसको लेके चलो। अब वो माँ बाप तो पहले और मुसीबतों में घुसे हुए होते हैं, वो नहीं लेके चल पा रहे होते। तो मैंने कहा मैं कोई एक ऐसी जगह बना दूं कि ये बच्चे इनको ऐसे ही देखा जाए जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा, आज बीमार है तो तबीयत की दवाई दे, बैग गुम गया, मतलब एक लिटरली एक मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बेटी का पूरा बैग कहीं गाड़ी में रह गया, जो जिस गाड़ी से वो आती थी। तो अब दूसरे दिन गुस्सा भी था कि ये क्या किया, लेकिन डेफिनेटली स्कूल तो नहीं छुड़वाया। लेकिन ये काम अगर नौकरानी के बच्चे के साथ हो जाता है कि उसकी बैग गुम जाता है, वो कहती छड्डो परे हुन बाजी ने नवा थोड़ी लेके देना है। तो ये फॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा करना है, इन बच्चों को एक आबरूमंदाना ज़िंदगी देनी है। क्यों ये गेट पे खड़े हो जाते हैं, क्यों ये पानी मांगने कहीं पे जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आपने इस नेक काम का आगाज़ किया तो डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपने किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आया उस बारे में बताइए, और लोगों का रवैया कैसा था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा जवान होना ही था। अगर आज से 23 साल पीछे जाएंगे तो जो उम्र आज है वो 23 साल पहले तो नहीं थी। लोगों को होता है कि पता नहीं क्या है एजेंडा है, मतलब बाज़ औक़ात आपको, क्योंकि जैसे कोई आपको मैं बुलाती हूँ कि आए बेटा जरा देखें मैंने ये स्कूल बनाया, तो डेफिनेटली आप भी गाड़ी पे आए हैं तो मैं आपके साथ गाड़ी पे जाऊंगी ना, कि मैं कहूँगी आप गाड़ी पे चलो मैं पैदल आ रही हूँ। मतलब लोगों का दी हर रोज नवियां गड्डियां आंदियां ने बह के निकल जाती, वो दिल फटता था उस वक्त कि यार ये क्या, मैं तो कहाँ गई हूँ, ये क्या लोगों का। बड़ी ये आपने वैसे दर्दनाक जो है ना बात बताई है, ये रियलिटी है, बड़ी बिटर रियलिटी है। सोसाइटी की एक रियलिटी रोज नवियां गड्डियां आंदियां ने, अमीर तो अमीर बंदे ने हर नवी गड्डी च रोज बहंदी है तो चली जाती है। फिर मैंने तो आके अपना घर बंद किया, ड्राइंग रूम, और फिर मैं खूब दहाड़े मार मार के रो ली। जब मेरा दिल ठंडा हो गया कि यार ये क्या है, अगर मेरे शौहर को पता चलेगा तो वो तो डेफिनेटली, बेटे शौहर भाई को पता चले वो कहेगा चुप करके बैठो, इस नेकियों को छोड़ दो तुम। तो फिर बाद में मैंने अपने से सवाल किया, आया कि तुम इसीलिए किसी गलत काम के लिए जाती हो, आया तुम ये सब कुछ करके अपने लिए शोहरत चाहती हो, या तुम कुछ लोगों की हमदर्दियां लेना चाहती हो। मैं कहा अगर जवाब हाँ में है तो इसे आज ही छोड़ देना चाहिए, और अगर हाँ में नहीं है ना तो फिर तुम्हें काम करना, फिर गम और दुख किस चीज का। कुरान यही कहता है ना। लोगों का रवैया कैसा था इस शुरू में नहीं समझ आती ना, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जो एक खूबी अल्लाह ताला ने दी है, आप मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहे, आज वही लोग प्यार कर रहे हैं, आज वही लोग इज्जत दे रहे हैं, आज वही लोग रुबीना के बारे में बताने में फख्र महसूस बिल्कुल करते सही हैं। है, यानी आपने इन चीज़ों को खुद पे गालिब नहीं होने दिया, और जो लोग हैं वो खुद तो वो करते नहीं है, खुद तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे होते, लेकिन जो दूसरे कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हमें ये बताएं कि आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र है, अब तक कितने बच्चे हैं जिनको आप स्कूल भेजने में कामयाब हो चुकी हैं,
और आम तौर पर अगर कोई आपको डोनेट करना चाहे तो ये भी बता दें कि एक बच्चे की तालीम पर कितना खर्चा आ जाता है? अब तक जी 2003 से लेके अब तक 30,000 से जायद बच्चा स्कूल से पढ़ के जा 30,000? सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 ऑन रोल है, 11 बिल्डिंग्स हैं, 100% फ्री एजुकेशन है, उनकी स्टेशनरी, उनका यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना बिल्कुल ताज़ा होता है। वो खाना लाजमी मेरी टेबल पे ज़रूर इतना सा आता है, इस बात के लिए कि ये यकीनी हो कि ये खाना मेरे खाने जोगा भी है। क्योंकि Quality आप उसकी क्योंकि ensure बहुत इस सफ़र में हुआ कि कभी नमक ज़्यादा है, कभी पानी ज़्यादा है, कभी कुछ। फिर हमने केटरिंग वाले के साथ किया कि ये लोग रोज़ाना खाना पकाने वाले चेंज होते हैं तो खाना ख़राब होता है और फिर बच्चे को मज़ा भी नहीं आता। और उसके साथ साथ ताज़ा और खालिस दूध। और ये मैं ये बताऊं कि आबरू इंटीग्रेटेड फार्मिंग के नाम से फिर मैंने एक डेयरी फार्म बनाया जहाँ से बच्चों को खालिस दूध आता है, बहुत फ्रेश गोश्त आता है। कोई उसमें गोश्त में इस तरह का मसाइल नहीं जो मैंने अब देखे कि गोश्त के अंदर कितने मसाइल हैं जो बाजार में आ रहा है। अंडे हैं, देसी घी है। अच्छा रुबीना जी, मैं ये सोच रही हूँ जैसा जितने भी पॉइंट्स आप बोल रहे हैं, खाने के एतबार से, सामान के एतबार से, तालीम, फिर डेफिनेटली सिक्योरिटी भी होगी उन बच्चों की। ये बहुत ज़्यादा काम है। जिस तरह आप एक अपना घर चला रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह, और इतने सारे बच्चों की कफालत करना अपने आप में बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। किस तरह मैनेज करती हैं अपने घर को भी, अपने बच्चों को भी, फिर अपने ये दूसरे बच्चों को भी, फाउंडेशन को भी, इनकी तालीम को, और फिर आपकी अपनी भी कुछ मसरूफियात होंगी, कैसे बैलेंस जी क्रिएट अगर आप करती हैं? इस वक्त भी स्क्रीन पे देखें हमारा डाइनिंग हॉल भी और ये सारी क्लासरूम्स भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे घर का ताल्लुक है, मेरी 2 बेटियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, केमिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। असल में जो मेरा अब बिलीव, जैसे आप लोग सब मुझे कहते हैं कि इतना काम कैसे हो रहा है, जी असल में सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहते हैं उतनी कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद होती है। ये हमारी एवी है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस है। तो डेफिनेटली अगर ये आपको मेरे 23 साल नज़र आ रहे हैं तो ये 23 नहीं है, ये इनको डबल कर रहे हैं तो ये 46 ईयर्स हैं, क्योंकि हमने मुश्किल तमाम 4 घंटे ऑफ किया होगा या 5 घंटे। एक तो आपको काम करना है, फिर मुस्तकिल बुनियादों पे करना है, फिर नीयत को अल्लाह की तौफीक से खालिस कर लें, तो फिर मेरे ख्याल में आपके बच्चे, आपकी अपनी लाइफ और आपके तमाम काम जो है ना वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो बिल्कुल जाते सही हैं। बात है, ऑर्गेनाइज होते हैं। टाइम को अच्छा, पाबंदी कर जिस लें। तरह से रुबीना साहब हम बात कर रहे थे कि ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वो दें, तालीम हासिल करें, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए मैं बताती चलूँ कि पहले दिन 5 बच्चे, फिर 15, फिर 30, 35, आज 5,000। जी पहले दिन 3,000 महीना खर्चा, फिर 7,000, 15,000, तो बढ़ते बढ़ते ये 60 लाख से अबव का खर्चा चला गया। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए 2 ही तरीके थे, या तो मैं कोई ऐसा कुछ करती कि ये पैसे खुद से लाती, या ज़कात और खैरात मांगती। ज़कात और खैरात मांगी, लोगों ने दी, आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती। आज आप दे रहे हैं ना कि रुबीना बाजी आपको मैं ये दे रहा हूँ इस बच्चे के 10,000, कल को अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में मिसहैप होता है तो आपकी वो वहाँ डाइवर्ट होगी, क्योंकि फ़र्ज भी आप पे वही है। अब मैं क्लासरूम में जाके ये नहीं कह सकती कि बेटा अब ना आना, क्योंकि XYZ जो भाई है ना अब वो कल से पैसे नहीं हमें देंगे, मुझे तो करना ही है ना, मैनेज तो करना। अब मैंने 2-3 बिजनेस किए। मैंने कपड़े का बिजनेस किया तो मुझे पता चला कि मुझे फैसलाबाद के चक्कर ही मुका देते हैं, या मार्केटिंग करने में मेरा टाइम लग रहा है, फिर मैं स्कूल्स नहीं देख पा रही हूँ, फिर क्या करें। फिर 1-2 और छोटे छोटे बिजनेस किए मैंने, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं टाइम नहीं दे पाती। फिर ये समझ आया कि क्यों ना जो चंद कॉपी पेंसिल किताबें मैंने अपने घर से ली थी तो मैं लोगों को मोटिवेट करूं। मुझे नहीं पता था मैं कबाड़ बन जाऊंगी, मैं कबाड़िया बन जाऊंगी, मतलब आज एक मैं अगर सादे लफ्जों में कहा जाए तो कबाड़ा नहीं हो ना, फीमेल होने की हैसियत से। और वही जो गली में आवाज़ें लगाता है, लैलंदी जुतियाँ दे दे तो सूखी रोटियाँ, वो साइकिल पे होता है, मैं कार पे होती हूँ, फ़र्क ये है। लेकिन रुबीना जी आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं और एक नेकी से भरा हुआ काम है, अल्लाह ताला की नज़र में भी काम बहुत, मैं उसको ऑनर फील करती हूँ। मुझे हंसी आ रही होती है कि वो जब कोई मेरे आगे जाता है, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कहते हैं मामा जी वो देखें, वो तो लोगों की ये देखो तुम्हारा कंपटीटर जा रहा है, डेफिनेटली वो मेरे कंपटीटर जा रहे होते। तो मतलब मेरा मकसद सारे कूड़े को। अच्छा रुबीना जी मुझे ये बताइए, इस सफ़र के दौरान हुकूमत ने या किसी इदारे ने कभी आपकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो, और इस बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। असल में मैं तो खुद उनके साथ लगी हूँ
मैंने तो खुद कहा कि मैं अपने मुल्क के साथ छोटा सा हिस्सा डालती हूँ उन लोगों के जो भी हालात हैं, जब भी वाक़यात हैं, मेरा अपना जो पोर्शन मैं वो करूँगी। अभी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मैं ये पैगाम आपके थ्रू ज़रूर देना चाहूँगी, हमें थोड़ी सी इस सेंस में सिक्योरिटी मिल जाए कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। अब एक नया ट्रेंड आ गया कि हर नई सोसाइटी में ठेकेदारान मौजूद है कूड़ा उठाने के। मुझे नहीं पता था मेरा मुकाबला उनसे हो जाएगा, और मैं मुकाबले पे भी नहीं हूँ। मैं तो घरों से जो यानी आप भिखारी माफिया की तरह कूड़ा माफिया भी एग्जिस्ट बहुत करता बड़ा है। है, ये तो point। उससे बड़ा है। अच्छा। आता मतलब आपको बकायदा डंडों से आपके वर्कर्स को मार खानी पड़ती थी, तुम इस इलाके में क्यों है। हालांकि हम लेट सपोज करते हैं कि हम DHM के एक एरिया में जाते हैं, तो DHA का सारा तो मुझे कूड़ा नहीं उठा रही ना, मैं तो उन घरों से जिन्होंने मुझे फ़ोन किया हुआ है कि भाई आके ले जाए, मेरा गमला खाली हो गया, मेरी टेबल खाली होगी, मैं कारपेट यूज़ नहीं करी। ये वो वैसे भी सड़क पे नहीं फेंक रहे थे, लेकिन वो उसके बावजूद हमें एंटर नहीं होने दे रहे होते। तो एक छोटी सी सिक्योरिटी चाहिए कि हमें इजाज़त हो कि हम लोगों के कॉल पे जा रहे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, लिस्टें हैं, हम क्रॉस चेक कर लें कि आया बुलाया भी है कि ऐसे ही कह रहे हैं। तो एक बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर जैसे सुथरा पंजाब, सुथरा पाकिस्तान, मतलब मैं तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारा कुछ हम उस साइड पे ये भी कर रहे हैं ना कि अब सुथरा एरिया कर रहे हैं, तो उसके दरमियान में अगर हमें वही लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि फलानी जगहों पे इस तरह गलाजत है, तो ऑन कॉल आ भी जाते हैं, लेकिन अगर अमले को पाबंद किया जाए, कुछ हमें कन्वींस मिल जाए, तो मेरे ख्याल में मैं 5,000 से हम 5 लाख बच्चे पढ़ाऊंगी। अपील करते हैं बिल्कुल जी, 5,000 से ये तादाद 5 लाख भी हो सकती है, और थोड़ी सी सिक्योरिटी फराहम करनी है, आप कर सकते हैं, ताकि जो काम अच्छा कर रहे हैं लोग वो तो अपना काम कर सकें और उनको इस तरह के लोग रोक ना सकें। लास्टली हमें ये बता दें रुबीना जी कि आने वाले दिनों में आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? आप ये स्कूल्स का दायरा कार मुख्तलिफ शहरों तक, सूबों तक फैलाना चाहती हैं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मैं डायरेक्ट झुग्गियों में भी काम करती हूँ, सवाई बिल्डिंग, मेरे पास 11 बिल्डिंग स्कूल हैं, लेकिन इसके अलावा 10-15 झुग्गियाँ हैं जोहर टाउन में जहाँ हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि हर वो जगह जहाँ ये आप देख रहे होंगे हर्ट्स बनी हुई हैं, एक तो वहाँ तक एजुकेशन जाए, और दूसरा हर जगह में मैं इस सूखे कूड़े को कलेक्ट करके वहीं के लोगों को इस काबिल करूं कि वो अपने फ़ंड को खुद रेज करें और अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। इस वक्त सरगोदा में भी हमारा एक सेंटर है, और वो माशाल्लाह खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहा है इसी सूखे कूड़े को के मॉडल को बना के। इसी तरह वाक एंड इस्लामाबाद कच्ची बस्ती है, वहाँ पे भी माशाल्लाह खुद कर रहे हैं। इसी तरह मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं हर वो एरिया जहाँ तक हमारी हुकूमत के रुबीना जी, बस आपके लिए बेशुमार दुआएं हैं कि आपको और हिम्मत अल्लाह ताला दे इस काम के लिए, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रही हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी इनको चाहिए इस काम के लिए, ताकि मजीद इस तरह के काम कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, लोगों को, इन बच्चों को जो हकदार हैं तालीम के, जो हक रखते हैं कि वो भी तालीम हासिल करें, अपना मुस्तकबिल चेंज कर सकें, अपील इसलिए भी है क्योंकि हमें पता है कि खातून ही ये काम कर रही हैं, और हमारी वज़ीर आला भी खातून है, वो यकीनन और सुथरा पंजाब की भी मुहिम चला रही हैं, तो वो इस पर जरूर गौर करेंगी। इसके साथ ही ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहेगी सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट सर करना हो। पहले तो सिर्फ मगरबी ममालिक की बात होती थी, मगर अब तो चाइना जैसे हमारे दोस्त ममालिक भी FRC मांगते हैं आपसे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट समेत ऐसी शराइत रख देते हैं कि आपको सुन के ही टेंशन हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ममालिक का वीज़ा लेना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो गया, और क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही दरपेश है या दूसरे ममालिक के शहरी भी इसी आजमाइश से गुजर रहे हैं? इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानियों के वीज़े सिर्फ इसलिए मनसूख कर दिए गए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस तमाम मामले को गहराई से समझने और इसके आसान और बेहतर हल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। इमिग्रेशन लॉयर हैं राना इनामुल्लाह साहब। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा 23 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत से आपके सक्सेसफुल केसेस हैं। ये बताएं कि आजकल पाकिस्तानी शहरियों के लिए दीगर ममालिक का वीज़ा हासिल करना क्यों इतना मुश्किल हो गया, बल्कि जो ये शेर लाने के मुतरादिफ हो गया है? इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात है या कुछ और है? जी, थैंक यू वेरी मच अजीज़। देखें, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कभी भी ईजी नहीं रहा और मुल्कों की निस्बत, तो अब तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अच्छा, इसमें मैं उस बात पे भी आता हूँ, पाकिस्तानियों पे कुछ वजूहात हैं जो पूरी दुनिया में इकनॉमिक की सिचुएशन है, और अभी जो ट्रंप गवर्नमेंट आई है उसने पूरे दुनिया बल्कि वर्ल्ड को हिला दी।
वो जो आए दिन कुछ ना आप रोज़ देखते हैं वो कोई अभी नई टैरिफ चीज़ जना- टैरिफ लगा दिया है कुछ, उससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। ठीक है, सही। तो इसी तरह अब हर कंट्री ये चाह रहा है कि बजाय इसके कि स्किल्ड लोग आएँ, विज़िट पे आके लोग अपने केसेस को इमिग्रेशन में कन्वर्ट कर दे या साइलम क्लेम कर लें, हमारे पास इन्वेस्टर आए, लोग पैसे लेके आए। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्लास के लिए वीज़ाज़ अभी भी चल रहे हैं, वो कोई भी कंट्री हो, अगर आप उनके कंट्री में पैसे लेके जाना चाह रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर जाना चाह रहे हैं, तो आपको आज भी वेलकम है। लेकिन यस, जो आप बात कह रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रिक्टनेस आई है और बहुत ज़्यादा आई है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे लोग जाके, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं एज ए बिज़नेसमैन गया हूँ और बिज़नेसमैन जाके मैं अपने वीज़ा को स्किल्ड पे कन्वर्ट करवा लूँ या मैं इलीगल रहना शुरू कर, सही। दिस इज़ द फॉल्ट। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो एज ए टूरिस्ट वीज़ाज़ पे गए और उन्होंने जाके वहाँ कुछ और मामलात लाइक ये जो मिडल ईस्ट जो जिस पे एक्शन लेके बैठा हुआ है, उसमें यह है कि हम एज ए बेगारी मतलब beggars के beggars तौर पर काम के करने तौर लग जाते हैं पे वहाँ काम पे। करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है उन कंट्रीज़ को, और ये आज से नहीं है, बड़े अरसे से। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तो बदनाम है, लेकिन आप देखें कि इंडिया की कोई 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, इंडियन भी ये काम करते हैं। ठीक है, मैं बेशुमार टीवी चैनल्स पे ये कह चुका हूँ कि देखें, खाली हम ये काम नहीं करते, इंडियन भी कर रहे हैं, बंगाली भी करते लेकिन हैं। फर्क कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा यस, है? दिस इज़ द पॉइंट जो नजफ ने सवाल किया है, ये है पॉइंट। फ़र्क क्या है कि उन कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके जो वहाँ सफारतकार बैठे हैं, अपने स्याह को सफ़ेद कर लेते जो हैं। एम्बेसडर बेहतर बैठे हैं, तरीके से। यस, जो वहाँ एम्बेसडर बैठे हैं, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मेरे नॉलेज में है, मे बी अभी ये चीज़ है या नहीं है। आप इंडियन पासपोर्ट पे किसी कंट्री की रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगा सकते। आपने अगर वीज़ा नहीं देना, ना दें, आपने हमारे पासपोर्ट पे अपनी रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगानी। ठीक है, और ये सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी है उनकी। ऑब्वियसली आप देख लें। ठीक है, उनके जो वहाँ एम्बेसडर बैठे हैं वो भाई काम करते हैं, वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती और है ये भी वो पैगाम है कि जो काम नहीं कर रहे उनके देखे ना, फिर उनकी कंट्री वालों को क्या भुगतना पड़ता है। वो काम कर रहे हैं, हाँ। अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे राना साहब बड़ी अहम आपने बात की है कि वहाँ पे इंडिया में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जरा हटा दिया जाता है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आगे रखते हैं स्पेशली, अपनी और PR कर नेशनल रहे होते हैं। इंटरेस्ट साइड पे कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तानियों के वीजे का मनसूख होना है, क्या इसकी वजह हमारी जो मोहब्बत है फ़लस्तीन के साथ, क्या ये भी कोई बड़ी वजह है? ऑब्वियसली ये एक मेजर रीज़न है, बिल्कुल है। और किन ममालिक के लिए? जितने भी हमारे जो ये मेजर कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब में है। लेकिन अब देखें ना, अगर मैं यूके की बात करूं, जी, तो इस वक्त सबसे अच्छी वीज़ा पॉलिसी यूके की है अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए। मतलब मिडल ईस्ट भी हमें वीज़ाज़ नहीं दे रहा, लेकिन यूके दे रहा है। ठीक। उसकी मेन वजूहात ये हैं कि वहाँ हमारी एक तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। मतलब उसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि हम बड़े अर्ली सेटल्ड हैं यूके में, खासतौर पर मीरपुर वाली मीरपुर वाली साइड, तो ये अच्छे सेटल्ड हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, आफ्टर कोविड जो ऑस्ट्रेलिया है, वो तो बिल्कुल ही उसने स्किल्ड इमिग्रेशन को भी प्रमोट करना छोड़ दिया है। वो स्टूडेंट वीज़ाज़ भी नहीं दे रहे। विजिट वीज़ा में कोई कंट्री की मैंने रिजेक्शन ऐसी नहीं देखी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, जो लिख रहा है कि भाई आपके इकोनॉमिकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से मैं आपको वीज़ा नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ में हमारे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़े अच्छी इंडस्ट्री के मालिक हैं, और हमें पता है कि वो और बेशुमार दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए, और मतलब उनके मुलाजमीन के भी वीज़ाज़ लगे हुए थे, अब वो नहीं दे रहे।
तो ये डे बाय डे हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल, ये राना साहब प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। अब ये तो चले ममालिक हो गए जहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग रुक करते हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि दोस्त ममालिक जैसे हमारे, अब चीन की आप बात कर लें, वहाँ पे भी अब आपको FRC रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट जनाब, और दीगर जो सख्त शराइत हैं वो भी लागू हो रही हैं। क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए, या दूसरे ममालिक के साथ भी उनका ये कुछ और ममालिक के साथ भी है। ऑब्वियसली हमारे साथ ज़रा ज़्यादा प्यार होता है, अदरवाइज और लोगों के लिए मोहब्बत भी की है। कीमत अदा करनी पड़ती है, और लोगों के लिए भी है। देखें, बात ये है कि जितनी मर्जी यारी दोस्ती हो, जो मर्जी, वो हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, ठीक है, कि वो उनके लिए अगर ये बंदे या पाकिस्तानी आते हैं तो हमारे लिए क्या इसका डिसएडवांटेज है, तो ये चीज़ें वो ज़रूर वॉच करते हैं। बाकी कुछ वक्ती तौर पे होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो 9/11 के बाद जब अमेरिका में ब्लास्ट हुए तो उस वक्त वीज़ा पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी। फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें ख़त्म हुई। मेनली तो मैं इसमें यूके की भी एग्जांपल कोट करूंगा। जैसे अब यूके ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी बड़ी अच्छी रखी हुई है। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि उसे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, उसकी मेन वजह ये है कि उनको भी पैसे चाहिए। ठीक, जितने स्टूडेंट जा रहे हैं वो जाके पैसे स्पेंड करते हैं, यहाँ से ट्यूशन फीसेस देते हैं, उससे उनकी इकॉनमी में एक अच्छा बूस्ट मिला है। अच्छा राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बात की पॉलिसीज़ के हवाले से, किस तरह तब्दीली आई है, कहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, कहाँ पे ज़रा लीनियंट है। अब वीज़ा मुस्तरद होने की एक और बड़ी रीज़न होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन जिस तरह आपने सबमिट करवाई है ना, उसमें आपने बहुत सी गलतियाँ की होती हैं, बहुत आम मिस्टेक्स भी होती हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा अगर आपका प्रोफाइल है वो ख़राब हो जाता है। कौन सी आम गलतियाँ हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई, आप ऑब्वियसली आप पे इतना एक्सपीरियंस है, आप अमूमन लोगों को करते देखते हैं? जी नजफ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें मेजरली अब लोग हमारे पास क्यों आते हैं? हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम किसी यही वाली जादू की छड़ी है कि वीज़ा हम दे दे। एक्सपर्टीज हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। मिस्टेक जो एक आम बंदा मिस्टेक करता है, लाइक आप वो बहुत सारी चीज़ों को केयर नहीं करता। लाइक उसने अगर बैंक स्टेटमेंट दी है तो उसके पास बेशुमार बैलेंस एकदम से कहीं से आ गया, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैं विजिट वीज़ा की बात करूं तो या वो जो पेमेंट आई है वो किस वाया से आई, वो कहाँ से आई। अच्छा, पिछले 4 माह पहले तो आपके अकाउंट में थाउजेंड्स में पैसे पड़े हुए हैं, अब आपके पास लाखों रुपए एकदम से आ गया। अच्छा, ना वो कोई अपना बिजनेस प्रूफ दे रहा है, ठीक है, वो उसके ज़हन में यही है कि बस मैं ये दिखा दूं कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और मेरा वीज़ा लग जाएगा। नो, आपकी जितनी मर्जी अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं, जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि ये पैसे कहाँ से आए और आपके पास आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उससे रेलेवेंट आपकी टैक्स रिटर्न भी है। टैक्स रिटर्न का इस वक्त विजिट वीज़ा में बहुत बड़ा रोल है कि आप टैक्स तो नील का दे रहे हैं और इधर आप कह रहे हैं जी मेरी इनकम जो है मंथली जो है वो 40 से 50 लाख रुपए है। सही। और अभी लास्ट मैंने एक मेरे पास पिछले दिनों रिजेक्शन, खुद ही उसने केस फाइल किया, उसने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई आपके अकाउंट में टोटल 5,000 पाउंड है और आप, ये यूके का था रिजेक्शन जी, और आप कहते हैं जी मैं ये 5,000 पाउंड यूके में आके स्पेंड करना चाह रहा हूँ। आपके पास है ही टोटल 5,000 पाउंड और आप वो सारे के सारे आके यूके में स्पेंड कर देंगे। तो इस बात पे बिल्कुल इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। ज़रा लास्टली हमें राना साहब ये भी बताइए कि वीज़े के असूल के लिए दरख्वास्त देना कब बेहतर होता है? कोई टाइमिंग मैटर करती है इसमें? मतलब कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें अप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें? जी अजीज़, इसमें आपके वीज़े का पर्पज़ क्या है? लाइक आप समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं, सही, तो आपको समर में ही अप्लाई करना चाहिए। आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आया वहाँ से आपको इनविटेशन है, ठीक है, और आप पहले किसी ऐसे ममालिक की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपने कभी मरी भी ना गए हों जी, और एकदम से आप उठ के कह रहे हैं जी मैं तो कनाडा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। आप जब तक आपके पास कोई अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होगी, आप किसी मेजर कंट्री की ट्रैवलिंग ना करें।
एकदम अच्छा से। राणा साहब, क्विकली जरा बताइएगा, बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको पहचानने के 3 टिप्स बता दीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली जो कहते हैं 2 महीने में आपका वीजा लग जाए, कैसे पहचाने ऐसे लोगों को ये झूठे हैं? देखें ये नजफ मैं बहुत टीवी चैनल्स पे पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक तो मेजरली ये चेक करें कि ये जो आपको ये बातें कर रहे हैं ये खुद कब से बैठे हैं। ठीक है, अब तो बड़ा इजी हो गया, आप 1 मिनट में उसकी गूगल रिव्यूज़ और ये बिल्कुल। चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, आपके कंपटीटर एक आध रिव्यूज़ डालते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेजरली नज़र आ जाएगा, आपको उसकी वेबसाइट उसका पेज ही बता देगा जिसमें कोई वो गारंटियों के लफ्ज़ नहीं होंगे, वो ये नहीं कहेगा जी बस जल्दी से आएँ। अच्छा, जब आप उनके ऑफिस में जाएंगे उनका ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको बता देगा। बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी कंसल्टेंट के सामने बैठे हैं वो आपकी बात सुनने से ज़्यादा इस चीज़ पे आपको फोर्स करेगा कि जल्दी से जो है ना पेमेंट लेके आए, रजिस्टर्ड हो। जबकि जो रियल होगा कंसल्टेंट वो आपकी बात को सुनेगा, आपसे बार बार क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आपकी चीज़ों को देखेगा, आपको कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे ला के दिखाएं। ठीक है, कोई भी लॉयर है उससे एक पहले केस लेने से पहले आपके केस को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जो किसी के पास ना जाए जी गारंटी है 10 दिन में 15 दिन में। अच्छा, अभी ये जो जितने लोग बैठे हैं ना, जो ज़्यादातर तो स्टडी के कंसल्टेंट हैं, ठीक है, जैसे यूके बंद होगा 90% ये सफाया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है जिससे हमें बेसिकली बचने की ज़रूरत है। वो जो 2 महीने में वीज़ा लग जाते हैं ना, हमें बचने की ज़रूरत है। तो अभी नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बताते हैं कि अमूमन हमने देखा है कि जब पाकिस्तान भर में तकरीबन 50 सिनेमा सेंटर्स बंद हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए, और फिल्म साज, हदायतकार और डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं वो एक तस्वीर, बेबसी की तस्वीर पेश करें, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को सिर्फ ये उम्मीद है कि वो बैरून मुल्क चले जाएँ, वहाँ जाके दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करें और उनके एंटरटेनमेंट को बेसिकली प्रमोट करें। तो इस बार अगर हम बात करें ईद की खास तौर पर, तो हमने देखा कि 5 नई फिल्में रिलीज की गई, जिनमें अगर हम नाम ले लें तो कबीर द मार्शल आर्टिस्ट है, कुल्फी, लंबी जुदाई और इश्क लाहौर शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी पुरानी फिल्मों को भी दोबारा से सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश किया गया ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जाए और जो ऑडियंस है उनके लिए कोई अच्छी इंटरटेनमेंट का सामान हो सके। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ये जो बार बार सेम ऑलरेडी रिलीज मूवीज़ को आप दोबारा सिनेमा में लगाते हैं, क्या ये तख्लीकी किल्लत की निशानदेही कर रही हैं कि हमारे पास मज़ीद कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इस तरह के टेक्निक्स नहीं है जो हम अप्लाई करके अपनी न्यू मूवीज़ को प्रमोट कर सकें, आगे ला सकें, या हम समझ लें कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं खात्मे का शिकार हो गई है? क्या समझने की ज़रूरत है? तो इसी डिस्कशन कर लेते हैं। ज्वाइन किया है फिल्म क्रिटिक जावेद कामरान साहब ने। जावेद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों का मजमूई तौर पर मयार कैसा रहा? मतलब शायकीन ने कितनी पसंदीदगी का इजहार किया और कितनी कामयाब रही ये फिल्में? आपका जो फुटफॉल था वो बहुत कम रहा है। यानी अगर कोई भी एक ज़माने में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के ऊपर जो फिल्म करोड़ों के अंदर बॉक्स ऑफिस बिजनेस करती थी, इस बार कोई कुछ लाखों में हो रहा है, विच इज़ रियली रियली बैड व्हेन यू टेक अ लुक एट इट। तो अक्रॉस द बोर्ड किसी फिल्म ने अच्छा नहीं कमाया, तो ये तो एक बड़ी ब्लीक पिक्चर हुई है, और ये इस बात को ऑगमेंट करती है कि अनफॉर्चुनेटली सिनेमा का क्लोजर की भी एक बड़ी रीज़न यही है कि हमारी खुद की फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनती, तो ऑडियंस का कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है। तो बॉक्स ऑफिस भी नहीं रहा और ऑडियंस का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि 24 टाइटल्स एक साथ आना, जिसमें 5 आपके पास नहीं है, बहुत सारी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि री रिलीजेस हैं, इतनी सारी फिल्में आने के बाद ना सही शो टाइमिंग्स भी नहीं मिलते, तो एक तरीके से बॉक्स ऑफिस का लॉस ये भी रहता है। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी ब्लीक सी सिचुएशन है पाकिस्तानी सिनेमा की। अच्छा जावेद, मुझे ये भी बताइए, जिस तरह अगर हम फिल्मों का मौजना करें और अभी री रिलीज की भी बात आपने की, तो कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा मुतासिर कुन लगी अब तक के लिए?
देखिए, इस सारी फिल्मों के अंदर ना अगर आप देखें, और सबसे पहला सवाल तो ये री रिलीजेस क्यों हो रही हैं, इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ। जी। एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो नई फिल्में आ रही हैं उनका शायद मयार ऐसा नहीं है कि ऑडियंस खाएगी, तो इसलिए री रिलीजेस कर लें पुरानी फिल्मों को जो पहले सक्सेसफुल रही हैं, जिसमें मौला जट जो पहले से कभी सिनेमा से उतरी ही नहीं है। अच्छा जावेद, ये मेयार को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या मतलब है ये फिल्मों का मेयार नहीं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है नहीं है उस फिल्मों में? देखिए, एक दो चीज़ों की क्वालिटी होती है। एक तो नैरेटिव क्वालिटी ऑफ अ फिल्म होती है, जो कहानी कहने की बात होती है, टेक्निकल क्वालिटी ऑफ अ फिल्म में होती है ना, दोनों। तो दो ही एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। क्रिएटिविटी एंड टेक्निकलिटी जब दोनों एक साथ आती हैं तब फिल्म का एक मेजर ऑफ सक्सेस बनता है, ऑडियंस का थोड़ा इंटरेस्ट बनता है। ओके। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बड़ी फिल्में बनाएं। जैसे आप हॉलीवुड में भी देखते हैं, दुनिया भर के सिनेमा में देखते हैं, अगर हॉरर फिल्म बनती है तो कम बजट में बनती है। एक थ्रिलर बनती है तो उसका कोई अलग मेयार होता है, कहानी कहने का भी, टेक्निकलिटी का भी, सही है, और उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस भी होती है। ऐसे ही रोमांस में होता है। हम लोग क्या समझते हैं कि या तो बहुत ही बड़ी फिल्म होगी तो सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं रहा। बहुत सारी बड़ी फिल्में आई हैं जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। अच्छा, इसके अलावा आपके पास छोटी फिल्म कभी कभार आती हैं, वो हम जानबूझ के उसमें पैसा ही खर्च नहीं करते, या खर्च होता है तो बहुत ही कोई गलत जगह खर्च होता है तो स्क्रीन पे दिखता भी नहीं है। कहानी कहना या कहानी लिखना हमें आती नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी सिनेमा का रहा है सिंस द 70s 80s से कंसिस्टेंटली। तो आपका ऑडियंस इंटरेस्ट, जो आप मयार की बात कर रहे हैं, वो यही है कि ऑडियंस इंटरेस्ट आपका खो गया है क्योंकि सब स्टैंडर्ड फिल्म्स आ रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जिस तरह आपने बात की कि ये ऐसे लिखारी नहीं है कि जो इस तरह का काम लिख सकें, इस क्वालिटी का मयार का काम जो है वो लिख कर दे सकें, तो इसकी क्या वजह है? क्या ऐसे लोगों को जो माकूल मुआवजा है वो नहीं मिलता, इस वजह से वो लोग जो लिखने वाले भी थे वो भी ये फील्ड छोड़ चुके हैं? क्या वजह लगती है आपको? अच्छा, देखिए, दो इसके बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन हैं। एक तो लिखने वाले हमारे पास है नहीं। हम कितना अच्छा भी पाकिस्तानी ड्रामा को कह दें, जब आप टेलीविजन देखने बैठते हैं, ऑल्दो हमारे बाकी कंट्रीज के सामने बहुत ही बेटर ड्रामा कहलाया जाता है, मगर आजकल के ड्रामे की वो क्वालिटी नहीं है जो पुराने जमाने के ड्रामों की हुआ करती थी। सेम इशू हमारे पास फिल्म का है कि हमारे पास राइटर्स अच्छे नहीं है। फिल्म लिखने का एक तरीका होता है, एक एक्ट स्ट्रक्चर में ब्रेक होता है, एक कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैरेक्टर्स के रिजॉल्व होते हैं, कहानी में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ये सोचे समझे बगैर कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। हमें ये लगता है कि हाँ, चले मेरे पास किसी एक्स इन्वेस्टर वाई इन्वेस्टर के इतने पैसे आ गए तो मैं फिल्म बना लेता हूँ। दैट इज नॉट द वे टू गो। और पिछले 10 साल में जो फिल्म्स आई हैं उसमें से एक बल्क ऑफ द फिल्म्स यही है कि लेट्स गो मेक अ मूवी। ऐसे नहीं चलता। तो हमारे पास राइटर्स प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। अच्छा, एक बहुत आसान सी बात होती है कि आप सिनेमा देख लें दुनिया भर का, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मुझे 22 साल हो गए फिल्म क्रिटिसिज्म के करते करते, और तकरीबन 3000 से ऊपर मेरे रिव्यूज़ हैं। इसके अलावा मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है फिल्म डेवलपमेंट का, जो स्टूडियोज़ के साथ बाहर में रह रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि जब हमने स्टार्ट आउट करा था इंडस्ट्री में तो हमें समझ नहीं थी कि किस तरीके से कहानी लिखी जाती है। अब तो इंटरनेट से आपको सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ के राइटर्स अभी भी वो चीज़ यूटिलाइज नहीं करते, वो समझ के साथ नहीं लिखते। जब आप समझ के साथ नहीं लिखते तो जो ऑडियंस जिनके पास हद से ज़्यादा ऑप्शंस पड़े हुए हैं, OTT, स्ट्रीमिंग, हर जगह के, पायरेसी इवन, वो आपकी फिल्म क्यों देखने जाएगा? तो ये एक और बड़ा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से सिनेमा हमारा, आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है फिल्मों के एतबार से, तो समहाउ हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन जब हम ड्रामास की बात करते हैं तो ड्रामा, हमारे जो ड्रामा है पाकिस्तानी ड्रामा, वो राइटिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, डायलॉग डिलीवरी के हवाले से, प्रेजेंस के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। इवन तो अगर हम देखें कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनको प्रेज किया जाता है, एडमायर किया जाता है, पाकिस्तानी ड्रामा को देखा जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं, इस बात के ऊपर तो मैं अग्री करूंगा। देखिए, कंपैरेटिव टू इंडियन ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे। जैसे उन्हें तकरीबन कोई 10-15 साल पहले महंगे फिल्म के कैमरास, लेंसेज वो लगा के, सही है ना, जो सिनेमा की लेंसेज होती हैं, ड्रामे का जो विजुअल लुक है वो चेंज करा है। तो टेक्निकली हम बहुत अच्छे हैं। नैरेटिवली अगर आप देखें कि जब 26 एपिसोड का ड्रामा होता है तो 4-5 एपिसोड अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर वो ड्रामा ड्रैग होना शुरू होता है। 6 एपिसोड ऑनवर्ड्स वो ड्रैग होता है, लंबा चलता है। तो राइटिंग वाइज अभी भी हमारे में बहुत कमजोरी है। मगर इन कंपैरिजन जो बाहर होता है कि आपके पास एक कहानी का इतना सा मौजू, कोई
6 8 एपिसोड चल रहा होता है, ऐसी हमारे पास सूरत हाल नहीं है। तो हमारा ड्रामा बहुत बेहतर है, हमारा बहुत ड्रामा और बेहतर हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हम सिर्फ 2 टाइप के ड्रामेज बनाते हैं, या तो हमारे बहुत बुरे सिटकॉम्स होते हैं, या तो हमारे क्या कहते हैं रोमांस या फैमिली ड्रामाज होते हैं। हम दूसरे जॉनर्स पे काम नहीं करते। एक जमाने पे हमारे पॉलिटिकल ड्रामाज होते थे, हमारे पास क्या कहते हैं अच्छा जावेद, ये जो आपका जब आप स्टेटमेंट है ना कि हम international drama देखें दूसरे तो जॉनरास पे सब काम होते हैं। नहीं करते, जब हम इस हवाले से दूसरे प्रोड्यूसर से बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि हमारी ऑडियंस इसी तरह का कंटेंट देखना चाहती है, इसी तरह का जॉनरा देखना चाहती है, रोमांस देखना चाहती है, कॉमेडी देखना चाहती है। तो इस बात से आप इत्तेफाक अच्छा, करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मौला जट कोई रोमांस कॉमेडी नहीं थी, आपके पास अभी तक चलती आ रही है, सही है? जी। इसके अलावा आपके पास एक बहुत 2013 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक छोटी सी फिल्म आई थी सिया के नाम से, विच वाज हॉरर मूवी। इट मेड गुड मनी एट द बॉक्स ऑफिस। अभी ईद उल अज़हा में दीमक के नाम से हॉरर फिल्म आने वाली है, वो अच्छा कमाती है। आपकी कोर ऑडियंस वो है जो सिनेमा जाके फिल्म देखती है। तो इसका मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहा है, जो आपके पास जो भी इंटरनेशनल फिल्म्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग मलेशियन, इंडोनेशियन हॉरर फिल्म्स जो आ रही है, जी। जो बहुत अच्छा कमा के जा रही है, Yes, वो उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑडियंस है जो जाके देख रही है उसको। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ऑडियंस तो है आपके पास, वो ऑडियंस जो अवेंजर्स को, जो फास्ट एंड फ्यूरियस और बाकी जावेद साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑडियंस तो है देखने वाली, और अब ये बहाना ज्यादा नहीं चलेगा कि जनाब ऑडियंस ये देखना चाहती है और आपको चूंकि एक ही काम आता है, एक ही नीश में आप काम करने के माहिर हैं, तो आप कहीं बस यही देखना चाहती है ऑडियंस। तो और अच्छा क्वालिटी काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो शायकीन हैं, वो जनाब इस तरफ मुतवज्जे हो सकें। जिस तरह ड्रामास की हमारे बड़े पसंदीदी का इजहार किया जाता है, ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बड़ा सराहा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म्स भी इस मयार की बने कि जनाब लोग देख बिल्कुल। सकें। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया उज़ैर, और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना नाज़रीन, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में चंद दिन बाकी हैं। इंतजामात खत्मी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली बार पैनल में क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। PSL की तारीख में पहली मर्तबा मुकम्मल उर्दू कमेंट्री भी मुतारिफ करवाई जा रही है। लीग की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली गई हैं। मगर PSL शुरू होने से पहले एक नया तनाज़ा भी शुरू हो गया है। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन की जानिब से PSL के रेंटल मॉडल की बात की गई। उन्होंने कहा है कि हम टीमों के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ टीमों को किराए पर हासिल करने वाले पार्टनर हैं, और यही मॉडल लीग की तरक्की में वो रुकावट करार दे रहे हैं। उनके इस बयान पर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल साहब ये कहते हैं कि PSL हमारा फ़ख्र है और हमें इसे बदनाम करने की बजाय इसकी हिमायत करनी चाहिए। अली तरीन के बयान पर PCB का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें कहा गया है कि बदकिस्मती से शिकायत वो शख्स कर रहा है जो मीटिंग में शिरकत नहीं करता। अगर मीटिंग में आ भी जाए तो वहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती। अगर इस मौके पर हमने कार्रवाई की तो इससे लीग की साख मुतासर होगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं CEO PSL सलमान नसीर साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, PSL के 10वें सीज़न का आगाज़ हो चुका है और शायकीन क्रिकेट को हमेशा की तरह इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और क्या तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं? पुरजोश तरीके से इस वक्त जारी हैं और बल्कि अब तो ख़त्म होने के नज़दीक हैं, और हमारा 10वां साल है, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, और इसको सेलिब्रेट करना है, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखना है। बहुत सारे नए मेगा स्टार्स पहली दफ़ा HPL PSL का हिस्सा बन रहे हैं, और शायकीन के पास ये मौका होगा कि उनको वो लाइव जाके स्टेडियम्स में देखें भी। ट्रॉफी टूर आपने देखा, पहली दफ़ा इनकाद हुआ उसका, और वहाँ भी हमने देखा कि फैंस के साथ जो एंगेजमेंट हुई बड़ी ज़बरदस्त थी। पैशन और जो लॉयल्टी है फैंस की HPL PSL के साथ, वो हमने खुद भी देखी अपनी आंखों से, और डिजिटल पे भी हमने उसको शोकेस किया। साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरत साइट्स को भी हमने शोकेस किया, कल्चर को भी शोकेस किया। प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे एनहांसमेंट्स हमने किए हैं इस दफ़ा। उर्दू कमेंट्री तो एक चीज़ है, उसके अलावा ऑटो नो बॉल हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की है। मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी कुछ नई इंट्रोड्यूस की है हमने। प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा आ रही है। तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे फ़ैन एक्सपीरियंसेस और फ़ैन इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एनहांसमेंट्स की गई हैं। स्टेडियम्स भी अपग्रेड हुए हैं, तो इंशाल्लाह फ़ैन एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा, और हमेशा की तरह हमारी एक क्वालिटेटिव और कम्पिटिटिव लीग रही है और मैचेस रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी नजर आएंगे।
बहुत सी तब्दीलियाँ लेके आए हैं और बड़ी अच्छी खुशगवार हैं। और सबसे डिफरेंट एक ये कि इस साल पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री का ऐलान किया गया। सलमान साहब, इस इकदाम के पीछे क्या सोच कार फरमा थी और आपको लगता है कि उर्दू कमेंट्री से PSL के नाजरीन का तजर्बा बेहतर होगा और आप उम्मीद रखते हैं कि इससे मकामी शायकीन की तादाद में भी इजाफा हो सकेगा? यही सोच थी, आपने मेरे ख्याल से सवाल में ही आइडेंटिफाई कर दिया कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हम पहली दफ़ा ये उर्दू कमेंट्री सेपरेट फीड के तौर पे लॉन्च कर रहे हैं। एक तो फ़ैन एंगेजमेंट था, फैंस की डिमांड भी थी, और हमने ये भी देखा हमारे पास जो डेटा था, फॉर एग्जांपल लाइव स्ट्रीमिंग से पहले हम 5 ओवर उर्दू के कराते थे 20 में से। तो जब ये हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें नजर आया कि व्यूअरशिप में स्पाइक आता है जब उर्दू की कमेंट्री आ रही हो। अच्छा। तो वैसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हम हमेशा पाकिस्तान और उसके कल्चर को HBL PSL के थ्रू प्रमोट भी करते हैं, टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। तो ये भी एक मौका था कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें और डेफिनेटली हमारा ख्याल है इससे हमारी रीच बढ़ेगी। आपने बिल्कुल कहा है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमें उर्दू को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए फ़ख्र के साथ। अब सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सलमान साहब, बताइएगा, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की खिदमत हासिल करने का एक अहम फैसला किया गया। इसके पीछे क्या खदशात और क्या ज़रूरियात थी, और सिक्योरिटी के दीगर पहलुओं पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए, ये एक पुराना प्रेसिडेंट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए VVIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है और फिर हुकूमत इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, हमेशा हमें फैसिलिटेट भी करते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया हुआ है, तो वही कंटिन्यू कर रहा है पिछले कुछ सालों का, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी और HBL PSL के लिए भी। तो वही ज़बरदस्त किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो इन प्लेस होंगे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल है फैन के लिए स्टेडियम आने का एक्सपीरियंस जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो सिक्योरिटी के थ्रू भी हम उनसे भी बातें कर रहे हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कि जितना मैक्सिमम हम फैसिलिटेट कर सके हमें करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं हमेशा से बड़ा अच्छा काम करती हैं, सिक्योरिटी को यकीनी बनाती हैं। सलमान साहब, बताइए, फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी है, इख्तलाफात हैं, मीडिया पर जारी बयानात हैं, क्या ये लीग की साख को मुतासिर कर सकते हैं? और लीग की क़यादत के तौर पर आप इन तनाज़ात को किस तरह से हल करने का इरादा रखते हैं? अगेन, ये वो वाली बात है जो मैं पब्लिकली नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मेरा हमेशा से व्यू यही रहा है कि जो भी डर्टी अगर कोई लॉन्ड्री है भी तो उसको पब्लिकली नहीं हमें वॉश करना चाहिए, ना डिस्प्ले करना चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं, हमें आपस में बैठ के बात करके इनको रिजॉल्व करना है और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सलमान नसीर साहब। और बड़ी अहम आपने बात की कि जनाब PSL का शुमार दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है और हमारा ये बड़ा प्राउडली ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो जो इस तरह की बातें हैं, जो इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उनका इजहार करें, बिल्कुल करें, लेकिन बंद कदमों में करें। अगर आप इस तरह मीडिया पर ही बयानात देते रहेंगे तो फिर उसकी साख भी मुतासर होती है और नुकसान पहुंचता है। एग्जैक्टली, फाइट की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं तो नेगोशिएशन के लिए एक मीटिंग होना और बैठ के एक टेबल पे बात करना बहुत जरूरी है। अभी नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, कहते हैं कि मौसम का मिजाज बदले तो हमारी खुराक का अंदाज भी बदल जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग मौसम की तब्दीली तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी प्लेट को चेंज नहीं करती, अपनी खुराक को चेंज नहीं करना चाहते। और फिर होता यूँ है कि गर्मियों के मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिर फ्राइड खाने भी होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है और बॉडी इम्बैलेंस का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में सब यही सोचते हैं कि बदलते मौसम में हमें अपनी खुराक में कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए, क्या पीने के पानी की मिकदार भी मौसम के साथ ही बदलनी चाहिए, और हाजमा बेहतर रखने के लिए क्या ग़िज़ाई आदात अपनानी चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा। मारिया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइए कि बदलते मौसम में खुराक की तब्दीली क्यों ज़रूरी समझी जाती है और इंसानी जिस्म पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जैसे स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। अभी हमने रमज़ान का पीरियड हमने जो है गुजारा है और उसके बाद ईद का पीरियड, और रमज़ान का पीरियड आया था जिसमें हम अपनी सारी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते थे, सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो मेरे पास एक अच्छा खासा पूल था लोगों का, मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे सो रही थी, इतनी ज़्यादा रश थी, सारी दुनिया अपनी हेल्थ को रिवाइव करने पे काम कर रही थी। मगर असल में हुआ क्या 30 दिन के बाद कि मैंने देखा कि सिर्फ 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने
उन गाइडलाइन को फॉलो किया, और बाकी 99% लोग वो थे वो जो हम रोज़े से हम अपनी सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते थे, मगर समोसे, पकोड़े, जलेबियां हमने अफ्तार में खाए। तो अब 99% पॉपुलेशन ये है जिसने अनहेल्दी पैटर्न्स का इस्तेमाल करके रमज़ान रखा। फिर ईद आई तो ईद पे फिर तो हर कोई कहता है ना कि बस ईद है तो अब ये ईद पे तो हमारे चीट डेज चल रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो 4-5 दिन उसमें चले गए। अब वक्त आ गया है मंडे से, सब ये जो हमारा मंडे गुजरा है सब वापस आ रहे हैं कि अब मैंने दोबारा से रूटीन स्टार्ट करनी है, और मौसम भी चेंज हो गया है। हम सर्दियों में थे और अभी गर्मी आ गई है। तो सबसे बड़ा जो मैं अगर इशू देखूं, मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा है कि लोग पानी का इस्तेमाल, सबसे पहले जो आपने बात की, नहीं कर रहे। सर्दियों में तो चले उनके पास एक थोड़ा सा बहाना हो जाता है ना, मौसम भी ऐसा होता है, ठंड बहुत वजह से ज्यादा। मारी, मैं इसी हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो मौसम गर्मी का अब आ गया और शदीद गर्मी हो गई है, हमें गर्मियों में अपनी खुराक का किस तरह इंतज़ाम करना चाहिए, अपनी ग़ज़ा में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि हमें उससे फ़ायदा हासिल हो सके, और किन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है? तो स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ है पानी का इस्तेमाल आप इंक्रीज़ करें, और पानी में जो है आपने 2 से 3 लीटर पानी का लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी कूल रहे। अच्छा, इस पानी के इस्तेमाल में मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि मेरे पास पिछले 2-3 महीने में अच्छी खासी वाटर बॉर्न डिजीजेस मेरे सामने आई, और वो डिजीजेस इस वजह से आ रही हैं क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन फिल्टर से पानी का इस्तेमाल करती है। आप पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, मगर अगर आप फ़िल्टर से पानी ले रहे हैं तो उसे आप घर लाकर लाजमी उसे 10-1 मिनट उबाल लें, उसे ठंडा होने दें और फिर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पानी बढ़ा दिया और जो है बैक्टीरिया, वायरसेस भी आपके स्टमक में बढ़ गए हैं उसके साथ। क्योंकि फ़िल्टर से ना सिर्फ डर्ट और वो जो एल्गी होता है वो क्लीन होता है, बैक्टीरिया नहीं वॉश आउट होता है। तो पानी उबाल के पिएं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी डाइट में सैलड्स को ऐड करें। जितनी आप फल और सब्जियां अपनी डाइट में ऐड करेंगे उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, उसमें मिनरल, विटामिन ज़्यादा होते हैं। सैलड का इस्तेमाल लंच के साथ, डिनर के साथ लाजमी और मलजूम कर दें कि ये मैंने करना ही करना है। जैसे एक हमारे पास एक रोटी एक मैंडेटरी चीज़ है ना, तो एक सैलड अपने लंच का और अपने डिनर का अहम हिस्सा बना लें। दही लाजमी ऐड करें। दही के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर ना लोग जो अपनी फिटनेस रेजीम की तरफ जाते हैं तो उनको ना एक लफ्ज़ सुनते हैं हम कि प्रोटीन बढ़ाएं। सबसे बेहतरीन ठंडा प्रोटीन दही है। वाह। तो वो आपको मैदे को ठंडा भी रखेगा, प्रोबायोटिक्स हैं उसके अंदर। तो दही आप ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। ग्रीक दही को अगर आप ना एक चीज़ क्लॉथ में डालकर उसका पानी छान लें तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है, उसमें प्रोटीन की मिकदार और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उससे ग्रीक योगर्ट भी बना सकते हैं और वो आप नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड दही भी ऐड करें, वो भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। तो दही, सब्जियां, फल, बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी ये भी बताइए कि देखिए ना, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं लोग फास्ट फूड की, लेकिन गर्मी में हम देखते हैं जब आप फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा तलखी पैदा हो रही होती है और आपकी बॉडी भी डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है। तो उससे किस तरह से बचा जा सके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ये जंक फूड छोड़ नहीं सकते? अगर हमें ना पहले तो एक सवाल पूछना है अपने आप से कि हमें ये ज़िंदगी गुजारनी है ना, अगर आपने अपने प्रोफेशनल गोल्स, अपने पर्सनल गोल्स, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारनी है तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ है और वो ये जिस्म है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाए। बहुत खूब। आप इस जिस्म का ख्याल नहीं रखेंगे, आप कहेंगे बस चली जा रहा है, चलते जाओ, हो रहा है, ठीक है, लगे रहो, ऐसे ही ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं, तो फिर आप जैसा सबके साथ हो रहा है वही आप देखेंगे। कि पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ ख़वातीन की बात करें, अभी वर्ल्ड हेल्थ डे जो हमारा मंडे को वर्ल्ड हेल्थ डे था और उसमें ख़वातीन के ऊपर जो है ना स्पेसिफिक फोकस है मदर हेल्थ के ऊपर और न्यू बॉर्न हेल्थ के ऊपर। और अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ ख़वातीन पर बात करूं, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 41% ख़वातीन को एनीमिया है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन हीमोग्लोबिन की कमी है जी, उसके बाद 80% से ज़्यादा ख़वातीन को विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है। अब इस तरह की इनडिफिशिएंट ख़वातीन से जो बच्चों की पैदाइश हो रही है वो भी विटामिन ए डिफिशिएंट है, विटामिन डी डिफिशिएंट है, आयरन डिफिशिएंट है। तो आप खुद सोचें कि एक जो मेन एलिमेंट है घर का, जो मेन पिलर है, जो सुतून है औरत, जिसके ऊपर पूरी घर की दुनिया चल रही है, जी, इमारत खड़ी है, वो इतनी डिफिशिएंट है। और फिर जो नई जनरेशन आ रही है
वो 70-80% इन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से डिफिशेंट हैं, और इसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर $17 बिलियन का इसकी वजह से जो इनएफिशिएंसीज जो क्रिएट होती हैं हर साल पाकिस्तान $17 बिलियन जो है ये उसके ऊपर खर्चा आता है, कॉस्ट आती है उनकी मेडिकल कॉस्ट के ऊपर। तो ये ऑल टुगेदर अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ सकते आप, तो फिर आप देखें आप फिर किस तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको ये थोड़ा सा बेदार होना है, जागना है। कभी कभी महीने में 1-2 बार आपने खा लिया कर लिया, बट कोई बात नहीं, फिर वापस आ जाएं। और वापस जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप ना आप कैरियर में आप अपने परवान चढ़ सकते हैं, ना आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन एक और स्टडी भी है कि जितना आपकी बॉडी के ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है उतना आपकी जहानत कम होती है। अच्छा, जितना आपके ऊपर फैट कम होगा उतना आपकी जहानत इंक्रीज होगी। तो इंटेलिजेंस का और आपके बॉडी के साइज का बिल्कुल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो प्लीज इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि समझ अच्छा मारिया, आप इस तरह की बातें कर रही हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ना तो ज्यादा पतले लोगों को जीने दिया जाता है, ना ही ज्यादा ओबीज लोगों को। चलें, ये आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उनके लिए। अच्छा मुझे बताइए, कोई टिप देना चाहें उन लोगों के लिए जो इस गर्मी के मौसम में बहुत मुशक्कत वाला काम करते हैं और बहुत स्वेटनेस होती है, और जितना मर्जी भी वो पानी पी लें वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं क्योंकि उनका स्वेटनेस का लेवल ज़्यादा होता है। उन लोगों को क्या ऐड करना चाहिए अपने खुराक के अंदर? एब्सोल्युटली। सो मुर्गन वाले हमारे मसालों वाले खाने आप रिड्यूस करें। हमने एक ना हमारा जो खाना बनाने का तरीका है उसके अंदर अगर हम देखें ना, जैसे हमारी कढ़ाई है, हमारी कढ़ाई में कोई मसला नहीं है, उसका खाना पकाने का तरीका हमारा, हम जब उसमें मसाले ऐड करते हैं वो अनहेल्दी करते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा तेल ऐड करते हैं तो वो हम उसको अनहेल्दी कर सकते हैं। आप कढ़ाई खा सकते हैं, आप सब्ज़ी का सालन खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। हमारा जो एक बेसिक रोटी सालन है उसमें एज सच मसला नहीं है इतना जितना हमारा खाने पकाने का तरीका है। और उसमें हमने 2 चीज़ों पे एहतियात करनी है कि हमने मसाले कम से कम रखने हैं और हमने तेल का इस्तेमाल कम से कम रखना है। जितना आप इसे कम करेंगे ना, आपका मैदा थोड़ा ठंडा रहेगा ना। आपने देखें बाहर से भी गर्मी आ रही है, आप अंदर से चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जिससे आपका हीटअप हो रहा है, तो आपको तो जलन होगी पूरा दिन, और बाहर से भी जलन है। और इस बार हीट जो है ना अभी देख रहे हैं ज्यादा होने वाली है। अभी तो आगाज है तो मारिया इतना टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, तो ये डेफिनेटली मजीद इंक्रीज होगा। बहुत शुक्रिया मारिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा बात करके आप हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही थी कि किस तरह हम अपनी सेहत का मजीद ख्याल रख सकते हैं गर्मी के मौसम में भी, और इसके साथ साथ अपनी डाइट में क्या क्या चीजें मजीद ऐड कर सकते हैं जिससे गर्मी ना लगे। अच्छी बात ये जो मारिया ने बताई है कि देखिए आप रोटी सालन खा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। बहुत से लोग आपको कहते हैं उसमें मसला है, आप खा सकते हैं, लेकिन आप जो पका रहे हैं ना जिस तरह से उसमें मसला है, उसको आप जरा थोड़ा सा चेंज करें तो बेहतर होगा आपके लिए। मसाले और ऑयल जरा सा कम रखिए। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और अभी के लिए मुझे और उज़ैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।